अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। केमिस्ट्री ग्रेड 9 लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अपना यूनिट नंबर 3 का आज लास्ट नॉलेज है और इस नॉलेज में हमारे जो एसएलओज हैं वो देख लेते हैं। पहले रेडियो एक्टिविटी, नाम है नॉलेज का रेडियो एक्टिविटी एंड एटॉमिक आइडेंटिटी। एटॉमिक आइडेंटिटी एसएलओज क्या है? पहला एसएलओ एक्सप्लेन करना है हमने। क्या एक्सप्लेन करना है? दैट न्यूक्लियस is made up of proton and neutron held together by a strong nuclear force। बड़ा आसान एसएलओ है। सेकेंड एसएलओ है स्टेट दैट रेडियो एक्टिविटी कैन चेंज द प्रोटॉन नंबर एंड आल्टर द एटम आइडेंटिटी। रेडियो एक्टिविटी क्या है पहले तो ये सीखेंगे और फिर देखेंगे कि रेडियो एक्टिविटी की वजह से एक एटम की आइडेंटिटी ही चेंज हो जाती है, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी की वजह से प्रोटॉन नंबर चेंज हो जाता है। यह हमारा टारगेट एसएलओ आज का, जिसके ऊपर हमारी सिमुलेशन है। स्टेट दैट आइसोटोप्स कैन एग्जिबिट रेडियो एक्टिविटी, यह भी हमारा टारगेट एसएलओ है। डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ आइसोटोप्स यूजिंग कार्बन डेटिंग, मेडिकल इमेजिंग एज एन एग्जांपल। ये कार्बन डेटिंग क्या होता है? कार्बन डेटिंग क्या होता है मैं 2 मिनट में आपको समझा देता हूं। अगर किसी से पूछें जी एक हमें डेड बॉडी मिली है किसी जमीन से, 50,000 साल पुरानी है ये डेड बॉडी, तो क्या हम डेड बॉडी का इंटरव्यू लेते हैं? सर आप कितनी देर से यहां पे दफन है? भाई कोई ना कोई तरीका तो होता है ना, उसे पता करते हैं। अगर किसी जगह से हमें कोई जानवर का फॉसिल मिल जाए, वो कहता है जी मैं 1 लाख साल पहले यहां पड़ा था, वो खुद तो नहीं बोलता। वो जो प्रोसेस है इंशाल्लाह आपको सिमुलेशन के साथ दिखाऊंगा, और 10-12 फॉसिल्स भी होंगे हमारे पास जिसकी उम्र पता करेंगे। यानी किसी भी बेजान चीज की उम्र पता करनी हो तो वो कार्बन डेटिंग से पता चलती है। ये भी हमारा एसएलओ है। टोटल ये 4 एसएलओ 2 दिन में खत्म होंगे। ये सेंट्रल स्कूल सिस्टम, आपने हाथ खड़ा किया हुआ, क्या सवाल है आपका? सर कल आपने कहा था अल्फा डीके के अंदर 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। सर प्रोटॉन तो अल्फा डीके के अंदर आता है और जो न्यूट्रॉन होता है, सर इसको हम गामा डीके कह सकते हैं? नहीं 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 नहीं, यही आज मैंने पढ़ाना है। आज मैंने यही पढ़ाना है, दिखाना भी है आपको। ठीक है, ये आपने जो कहा है ना, ये बिल्कुल आपका क्लियर हो जाएगा। चलें जी, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं जो पढ़ाना चाहता हूं मैं डायरेक्ट उस पे आऊंगा जी। न्यूक्लियर स्टेबिलिटी, न्यूक्लियर इंस्टेबिलिटी। बेटा कल मैंने बोला था एटम की 2 तरह की स्टेबिलिटीज होती हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी और दूसरी न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। शाबाश बेटा, हमने इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी के बारे में लास्ट नॉलेज में थोड़ी बहुत बात कर ली है। अब हमने न्यूक्लियर स्टेबिलिटी पे बात करनी है। स्टूडेंट्स आपको ये पेंसिल नजर आ रही है? शाबाश। अगर इस पेंसिल को मैं सीधा खड़ा कर दूं तो ये पॉइंट ए है, और इसको मैं छोड़ दूं तो क्या ये यहां खड़ी रहेगी? नो, ये यहां से गिरेगी और गिरने के बाद कहां आ जाएगी? पॉइंट सी पे। जिस तरह ये पेंसिल अनस्टेबल है पॉइंट ए पर और पॉइंट सी पर आकर स्टेबल होगी, उसी तरह अगर न्यूक्लियस अनस्टेबल होगा, अगर कोई न्यूक्लियस अनस्टेबल होगा तो वो अपने अंदर से रेडिएशंस को रिलीज करेगा। क्या होने के लिए? अनस्टेबल से स्टेबल होने के लिए। जिस तरह ये पेंसिल पॉइंट ए से पॉइंट सी पे गिरेगी अपने आप को स्टेबल करने के लिए, वैसे ही न्यूक्लियस अपने आप को स्टेबल करने के लिए अपने अंदर से क्या रिलीज करेगा? रेडिएशन से रिलीज करेगा, जो कि 3 तरह की होती हैं, अभी आपको दिखाता हूं। तो तब तक रेडिएशन रिलीज करता रहेगा जब तक वो स्टेबल ना हो जाए। ये देखो, ये हमारे पास एक बॉक्स है, इसमें हमने एक रेडियो एक्टिव केमिकल रखा हुआ है। रेडियो एक्टिव केमिकल वो होता है जो रेडिएशंस को रिलीज करता है।
मतलब कि ये वो केमिकल है जिसका न्यूक्लियस, शाबाश, जिसका न्यूक्लियस अनस्टेबल है। आप में से कोई बच्चा बताए न्यूक्लियस के अनस्टेबल होने की क्या वजह हो सकती है? कल बताई थी मैंने, न्यूक्लियस के अनस्टेबल होने की क्या वजह हो सकती है। बताया था मैंने कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की रेशो का बिगड़ जाना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की रेशो का बिगड़ जाना। अगर किसी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की रेशो बिगड़ जाए, खराब हो जाए, तो वो न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाता है। उस रेशो को बैलेंस करने के लिए क्या करता है न्यूक्लियस? रेडिएशन रिलीज करता है। कितनी तरह की? 3 तरह की। अल्फा अल्फा रेडिएशंस, इन्हें हम अल्फा पार्टिकल्स भी कहते हैं। इनके ऊपर बेटा पॉजिटिव चार्ज होता है। बीटा रेडिएशंस, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। गैमा रेडिएशंस, उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तीनों तरह की रेडिएशंस मैं आपको पढ़ाऊंगा। अल्फा रेडिएशंस जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, बीटा रेडिएशंस जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है, गैमा रेडिएशन जिन पे कोई चार्ज नहीं होता। अब वन बाय वन हम पढ़ते हैं जी। वो सिमुलेशन खोल लें जरा। अच्छा जी, अब जरा मैं आपको बड़ी जबरदस्त चीज दिखाने लगा हूं। 2 मिनट में आपका कंसेप्ट क्लियर। ये देखें जी, सबसे पहले रेडियो एक्टिविटी है क्या? आपको ये न्यूक्लियस नजर आ रहा है स्क्रीन पे। इसके अंदर 2 डिफरेंट तरह के कलर नजर आ रहे हैं। एक प्रोटॉन को शो कर रहा है, एक न्यूट्रॉन को शो कर रहा है। Radioactivity is the set of various processes by which an unstable atomic nucleus spontaneously, खुद ब खुद emit करेगा। क्या emit करेगा? सब एटॉमिक पार्टिकल्स या एनर्जी। भाई न्यूक्लियस में सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन होते हैं? शाबाश, न्यूक्लियस के अंदर या तो प्रोटॉन होगा या न्यूट्रॉन होगा, या न्यूट्रॉन टूट के प्रोटॉन बनाएगा और इलेक्ट्रॉन निकालेगा। कल मैंने बताया था। तो न्यूक्लियस के अंदर से अब सब एटॉमिक पार्टिकल्स निकल जाएंगे, जिसकी वजह से ये स्टेबल हो जाएगा। डिके अकर्स इन पेरेंट न्यूक्लियस। जैसे ये पेरेंट न्यूक्लियस है, जैसे इसमें से रेडिएशंस निकल जाएंगी तो ये डॉटर न्यूक्लियस में चेंज हो जाएगा। चलें जी, सबसे पहले विच पार्टिकल्स इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं? जल्दी से इस वर्कशीट का जवाब दीजिएगा। 2। कौन कौन? प्रोटॉन, और कौन होता है? शाबाश, न्यूट्रॉन। Why does radioactivity decay happen? रेडियो एक्टिविटी होती क्यों है? शाबाश, जवाब दीजिएगा। प्रोटॉन आर पॉजिटिवली चार्ज एंड रिपेल ईच अदर। सर्टन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज नीडेड टू कीप द न्यूक्लियस टुगेदर। आप लोग ये जानते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं। मुझे जरा स्क्रीन में लेके, सर्टन लेवल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं। अगर खाली प्रोटॉन होंगे, ये स्टूडेंट सामने देखें जरा, ये अल सईद बॉयज आपको देख रहा हूं मैं, सामने देखें, गर्ल्स आप भी। तो न्यूक्लियस के अंदर सर्टन लेवल के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, वो प्रोटॉन्स रिपेल करना शुरू करते हैं। भाई उनकी रिपल्शन खत्म करने के लिए एटम अपने अंदर क्या प्लेस करता है? न्यूट्रॉन प्लेस करता है, ताकि प्रोटॉन प्रोटॉन की आपस में लड़ाई ना हो। अगर तो प्रोटॉन के दरमियान में प्लेस होने वाले न्यूट्रॉन्स की तादाद जरूरत से ज्यादा ना हो तो एटम स्टेबल है। बार बार बता रहा हूं, ये जरूरत से ज्यादा होने पर एटम क्या हो जाता है? अनस्टेबल। वो यही बता रहे हैं, अ सर्टेन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज नीडेड टू कीप द न्यूक्लियस टुगेदर। न्यूक्लियस को होल्ड करना, न्यूक्लियस में रिपल्शन कम करने के लिए एक खास मिकदार में न्यूट्रॉन चाहिए होते हैं। टू मच, आखिरी लाइन बड़ी अहम है, टू मच, सॉरी टू मैनी, बहुत ज्यादा, और टू फ्यू या बहुत कम न्यूट्रॉन कैन लीड टू एन अनस्टेबल न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को अनस्टेबल करने के लिए कौन सी चीज बड़ी अहम आपको जानना है? आखिरी पॉइंट, या तो बहुत ज्यादा न्यूट्रॉन हो जाएं या बहुत कम न्यूट्रॉन हो जाए तो न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाता है। ये तीनों पॉइंट हमने पढ़ लिए होंगे। अब एटम ने करना यही है, अपने अंदर से फालतू सब एटॉमिक पार्टिकल्स को, फालतू न्यूट्रॉन्स को निकालना है। चले जी,
शाबाश बेटा, 3 तरह की रेडियो एक्टिविटी होती है, बताया मैंने आपको, नोट कर लें। अल्फा, अल्फा में देखें 2 प्रोटॉन नजर आ रहे हैं आपको, शाबाश, और क्या नजर आ रहे हैं? 2 न्यूट्रॉन। बीटा, बीटा में खाली आपको क्या नजर आ रहा है? इलेक्ट्रॉन। तीसरी है गैमा, गैमा में ना आपको इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं ना आपको प्रोटॉन नजर आ रहे हैं, बस एनर्जी नजर आ रही है, रेडिएशंस नजर आ रही हैं। तो गैमा के अंदर ना इलेक्ट्रॉन निकलता है, ना प्रोटॉन निकलता है, ना न्यूट्रॉन निकलता है, सिर्फ एनर्जी निकलती है। ये तीनों हमने पढ़नी है, वन बाय वन। आगे बढ़ते हैं जी। तो सबसे पहले हम पढ़ने लगे बेटा अल्फा डिके। शाबाश, ध्यान से, अल्फा डिके। अल्फा डिके के लिए आपको क्या करना है बेटा? ध्यान से बात को समझना है, ध्यान से बात को समझना है। आपको व्हाइट बोर्ड पे इक्वेशन नजर आ रही है। इस इक्वेशन के अंदर पेरेंट जहां लिखा है उसके नीचे एलिमेंट है रेडॉन, ठीक है, रेडॉन। ये कहां पर होता है पीरियोडिक टेबल में? देख भी लेते हैं। सर पीरियोडिक टेबल खोलिएगा। ये पीरियोडिक टेबल में कहां पर होता है देख भी लेते हैं। नीचे ये हमने पीरियोडिक टेबल खोल लिया और हमारे पास जो रेडॉन है ये रहा, आरएन रेडॉन। ये बिल्कुल रेडॉन आपको साइड पे नजर आ रहा है। अब इस रेडॉन के ऊपर आपने देखना ये है, ये एक नोबल गैस है और जो कि अनस्टेबल है। क्यों अनस्टेबल है समझने की कोशिश करते हैं। अनस्टेबल क्यों है? क्योंकि बेटा इसके अंदर अगर गौर करो, शाबाश 86 प्रोटॉन है, शाबाश 86 प्रोटॉन है। जल्दी जल्दी अपने अपने टीचर्स को निकाल के बताएं, 86 प्रोटॉन है। और न्यूट्रॉन कितने हैं? अभी कैलकुलेटर निकालें, 222 में से माइनस कर दें 86 तो 136 न्यूट्रॉन है। 136 न्यूट्रॉन है, निकालने आते हैं ना आपको। 86 प्रोटॉन है, 136 न्यूट्रॉन है, यानी न्यूट्रॉन जरूरत से बहुत ज्यादा है। तो डेफिनेटली इसका न्यूक्लियस क्या होगा? अनस्टेबल होगा। अब ये न्यूक्लियस क्या करेगा? काफी हैवी है, अपने अंदर से कोशिश करेगा कि वो हैवीनेस निकले। उसके लिए क्या करेगा जरा गौर करो। ये देखो, ये वो खोलो सिमुलेशन, वो दूरी है, हाँ जी, गौर करो बेटा। रेडॉन कन्वर्ट हो गया आरएन। आरएन क्या है अभी देख लेते हैं। एक नए एलिमेंट के अंदर गौर करो बेटा, 126 किस में चेंज हो गया? 122 में। 126 किस में चेंज हो गया? 122 में। सॉरी, 226 किस में चेंज हो गया? 222 में। क्यों चेंज हो गया? क्योंकि रेडॉन के न्यूक्लियस में से अल्फा पार्टिकल्स निकले। शाबाश बेटा, अल्फा पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं आपको। अल्फा पार्टिकल के अंदर 2 प्रोटॉन होते हैं। अल्फा पार्टिकल्स के अंदर बेटा 2 प्रोटॉन होते हैं। ये देखें, अल्फा पार्टिकल्स के अंदर 2 प्रोटॉन होते हैं। कलर चेंज कर लें जरा, ठीक है। अल्फा पार्टिकल के अंदर 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। शाबाश बेटा, देखो पहले 88 थे, 88 प्रोटॉन थे। अब 88 प्रोटॉन से कितने हो गए हैं? 86, क्योंकि 2 प्रोटॉन निकल गए लेकिन साथ साथ 2 न्यूट्रॉन भी निकले हैं। तो टोटल जो 226 था, शाबाश बेटा, 226 के अंदर आपको पता है 88 प्रोटॉन है और 1 कितना निकाला था? 136, 136 न्यूट्रॉन है। शाबाश बेटा, जब 2 प्रोटॉन निकलेंगे और 2 न्यूट्रॉन निकलेंगे तो टोटल मास 4 हिस्से कम हो जाएगा, यानी 4 पॉइंट कम हो जाएगा। 226 से कितना हो जाएगा? 222। अब न्यूक्लियस थोड़ा हल्का हो गया और हल्का होने की वजह से डेफिनेटली इसने कुछ अपने अंदर से निकाला। ये जो निकला है, बेटा, इसके ऊपर चूंकि 2 प्रोटॉन है इसलिए इस पे क्या चार्ज होगा? +2।
न्यूट्रॉन का तो कोई चार्ज होता नहीं है, न्यूट्रॉन का तो कोई चार्ज होता नहीं है। याद रखिएगा बेटा, अल्फा पार्टिकल हैव अनदर नेम कॉल्ड हीलियम। व्हाई अल्फा पार्टिकल ऑल्सो कॉल्ड हीलियम? अल्फा पार्टिकल को हीलियम क्यों कहते हैं? याद रखिएगा बेटा, पीरियोडिक टेबल के अंदर हीलियम अगर आप देखें, पीरियोडिक टेबल के अंदर अगर आप हीलियम देखें तो हीलियम के अंदर टोटल 2 4, 2 4 का मतलब हीलियम के अंदर 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है। तो मैं ये कह सकता हूं, दोबारा उधर जाएं जरा स्लाइड पे, तो मैं ये कह सकता हूं जस्ट अ मिनट, मैं ये कह सकता हूं कि हीलियम को अगर मैं देखूं, हीलियम के न्यूक्लियस के अंदर 2 प्रोटॉन है, हीलियम के न्यूक्लियस में 2 न्यूट्रॉन है। अल्फा पार्टिकल के पास भी 2 प्रोटॉन होते हैं, अल्फा पार्टिकल के पास भी 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो जहां जहां अल्फा पार्टिकल लिखते हैं वहां वहां हम चाहे तो हीलियम भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का न्यूक्लियस क्या होता है बेटा, यानी हीलियम का न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल्स की कंपोजिशन क्या होती है, सेम होती है। ठीक हो गया। एक सवाल करना चाहता हूं, सारे बच्चे जवाब दें। ये आर एन कौन है? शाबाश, आर एन कौन है? पीरियोडिक टेबल देखते हैं, आर एन कौन है जी? पीरियोडिक टेबल पे चलते हैं। एक मिनट, वो स्लाइड पे दोबारा जाए। पहले था आर ए, आर ए रेडियम था। सॉरी बेटा, पहले मैंने मिस्टेकनली बता दिया, आर ए रेडियम था, आर ए रेडियम था। रेडियम चेंज हो गया है आर एन के अंदर, रेडॉन के अंदर, रेडियम चेंज हो गया है रेडॉन के अंदर, रेडियम चेंज हो गया है रेडॉन के अंदर। और साथ में क्या रिलीज किए हैं बेटा? अल्फा पार्टिकल्स। साथ में क्या रिलीज किए हैं? अल्फा पार्टिकल्स। ये आवाज कहां से आ रही? वो जरा खोलने जरा स्लाइड जी। रेडियम चेंज हो गया है रेडॉन के अंदर और साथ में अल्फा पार्टिकल्स रिलीज किए हैं। रेडियम एक अनस्टेबल न्यूक्लियस था, रेडॉन निस्बतन थोड़ा सा स्टेबल न्यूक्लियस है। अच्छा बेटा, अब नीचे जरा इक्वेशन देखें, नीचे वाली इक्वेशन देखें। नीचे वाली इक्वेशन क्या है? नीचे जनरल इक्वेशन है। उस जनरल इक्वेशन में क्या बताया गया है? एक्स रिप्रेजेंट करता है उस एलिमेंट को जिसने अल्फा पार्टिकल्स निकालने हैं, ए रिप्रेजेंट करता है शाबाश किसको? एटॉमिक मास को। जेड किसको रिप्रेजेंट करता है? शाबाश एटॉमिक नंबर को। एटॉमिक नंबर किसको रिप्रेजेंट करते हैं? प्रोटॉन की तादाद को। एटॉमिक मास किसको रिप्रेजेंट करता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद को। जब ये एक्स चेंज होगा वाई के अंदर, वाई कौन है? वाई डॉटर, एक्स पेरेंट। पेरेंट वो है जिसने रेडिएशंस निकालनी है, डॉटर वो है जो रेडिएशन के बाद बनेगा। डॉटर के बनने के बाद एक्स किस में चेंज हो जाएगा? वाई में। अब एक्स में क्या क्या तब्दीलियां आएंगी? शाबाश, जो एक्स के ऊपर ए लिखा था उसमें कितने दर्जे कमी आएगी? -4, 4 हिस्सों की कमी आई। 226 से 222 हो गया, 4 हिस्सों की कमी आई। नीचे 88 से 86 हो गया, 2 हिस्सों की कमी आई। इसलिए जब x बेटा y में चेंज होगा तो y के ऊपर जो a लिखा होगा वो 4 हिस्से x से कम होगा, x के a से 4 हिस्से कम होगा। y के नीचे जो z लिखा होगा वो x के z से 2 हिस्से क्या होगा, यानी दो हिस्से उसके कम होंगे। और साथ में क्या निकला होगा बेटा? हीलियम। काइंडली तमाम टीचर्स जो सुन रहे हैं वो जरा बच्चों को ये बता दें, फिर मैं डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस करने लगा हूं बच्चों से अल्फा रेडिएशंस के मुताबिक।
अल्फा रेडिएशंस को लेके मैं डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस करूंगा। काइंडली टीचर्स जो हैं वो बच्चों को इस चीज को बता दें। सिर्फ एक पते की बात बताना चाहता हूं, जब न्यूक्लियस बहुत मोटा हो जाता है, जब न्यूक्लियस बहुत हैवी हो जाता है, तो तब वो अपने अंदर से कौन सी रेडिएशंस रिलीज करता है? अल्फा। क्या अल्फा रेडिएशंस के निकलने से एटम की आइडेंटिटी चेंज हो गई? यस, यस, एटम चेंज हो गया, 226 से 222 पे चला गया। ठीक है, और आपने देखा, ठीक है, काइंडली ये बच्चे सारे समझ लें। इसके बाद फिर मैंने बीटा पार्टिकल्स की तरफ जाना है। अब वो जरा स्लाइड पे जाइएगा। हाँ जी, चलो बेटा जल्दी से इस सवाल का जवाब दो। यूरेनियम, यूरेनियम एक वो केमिकल है जो एटॉमिक पावर, एटम बॉम्ब बनाने में इस्तेमाल होता है। आसान लफ्जों में बताऊं, 92 एंड 238। यूरेनियम एक पेरेंट एलिमेंट है। पेरेंट एलिमेंट का मतलब जो अनस्टेबल है, इसने रेडिएशंस रिलीज करनी है। कौन सी वाली रेडिएशंस? हीलियम। हीलियम से मुराद क्या है? शाबाश, जल्दी जल्दी अपने अपने टीचर्स को बताइए। हीलियम से मुराद, जहां जहां हीलियम लिखा होगा बेटा, उसका मतलब क्या है? शाबाश, ऐसा न्यूक्लियस जिसके अंदर 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है। अगर 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन इकट्ठे निकल रहे हैं तो वो हीलियम होता है, हीलियम का न्यूक्लियस होता है। और हीलियम का न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल्स, हीलियम का न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल की कंपोजिशन क्या होती है? सेम होती है। हीलियम का न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल की कंपोजिशन क्या होती है? सेम होती है। इसलिए जहां हीलियम लिखा होगा, असल मतलब उसका क्या होगा? अल्फा पार्टिकल। शाबाश बेटा, मुझे जस्टिफाई करना है कि ये अल्फा पार्टिकल्स निकले हैं। 238 234 में क्यों चेंज हुआ? 92 90 में क्यों चेंज हुआ? कौन स्कूल है जो ये मुझे बताएगा? कौन सा स्कूल है जो ये मुझे बताएगा? बाकी बच्चे अपने अपने टीचर्स को बताएं। जेटीएन स्कूल, जल्दी बताएं। सर हमने मैथ्स नंबर को 4 से माइनस कर दिया और नीचे एटॉमिक नंबर को 2 से माइनस। तो टोटल कितने सब एटॉमिक पार्टिकल्स निकले? टोटल कितने सब एटॉमिक पार्टिकल्स निकले? अल्फा पार्टिकल नहीं, वो तो अल्फा निकला, लेकिन अल्फा पार्टिकल में टोटल कितने सब एटॉमिक पार्टिकल्स थे? 4। कौन कौन? कौन कौन? 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहां से आ गए? 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। ये जल्दी से बताओ, ये +2 चार्ज क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि 2 न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन पे पॉजिटिव। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन पे कितने चार्ज होते हैं? +1 चार्ज होता है ना, तो 2 प्रोटॉन पे क्या चार्ज हो गया? +2 चार्ज हो गया। 2 अच्छा, अल्फा रेडिएशंस कब निकलती हैं? मैंने अभी अभी निशानी बताई। अल्फा रेडिएशंस कब निकलती हैं? जब न्यूक्लियस बहुत मोटा हो जाए। न्यूक्लियस बहुत मोटा कब होता है? जब उसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन जरूरत से ज्यादा आ जाए। छोटे एटम्स जो हैं, जिनकी जिनकी डेंसिटी कम होती है, जिनके न्यूक्लियस छोटे छोटे होते हैं, वो अल्फा रेडिएशंस नहीं रिलीज करते, वो बीटा, ज्यादातर वो बीटा करते हैं। फरहान स्कूल सिस्टम, क्या क्वेश्चन है बेटा आपका? फिर मैंने आगे बीटा पार्टिकल्स पढ़ाने हैं। जी जी, फरहान स्कूल सिस्टम, वालेकुम सलाम। जी 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 बेटा, आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा। आपका इंटरनेट का कोई इश्यू आ रहा है? चले, मैं एक और सवाल करना चाहता हूं, कोई लाइक बच्चा ही जवाब दे सकता है इसका। अल्फा रेडिएशंस कहना मुनासिब है या अल्फा पार्टिकल्स कहना मुनासिब है? अपने जो जितने भी क्लास में टीचर्स हैं वो भी बच्चों से जरा इंगेज करें इस बात में। अल्फा पार्टिकल्स कहना मुनासिब है या अल्फा रेडिएशंस कहना मुनासिब है? कोई एक वर्ड आज हमने इनके लिए सिलेक्ट करना है। पार्टिकल का वर्ड सिलेक्ट करें या रेडिएशन का वर्ड सिलेक्ट करें? अल सईद एजुकेशन सिस्टम गर्ल्स। सर अल्फा रेडिएशन। क्यों? अगर रेडिएशन का वर्ड सिलेक्ट करना है तो क्यों? पार्टिकल, पार्टिकल क्यों नहीं कहना?
नहीं, ये आपका जवाब ठीक नहीं। सेंट्रल एग्जेक्टिव, सेंट्रल एग्जेक्टिव, आप क्या जवाब देंगे इसका? सर अल्फा ये रेडिएशन सही है। नहीं जी, वैसे बोलने को बोला जा सकता है, लेकिन टेक्निकली दे आर अल्फा पार्टिकल्स। व्हाई दे आर अल्फा पार्टिकल, मैं जवाब देता हूं, वेरी सिंपल। इस दुनिया में यहां तो एनर्जी है या मास है। यहां तो चीजें एनर्जी है, जैसे लाइट है, लाइट इज एन एनर्जी, और एनर्जी ट्रैवल करती है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। एनर्जी ट्रैवल करती है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। याद रखिएगा, जो एनर्जी होती है उसका मास नहीं होता, उसका मास मेजर नहीं होता, ये याद रखना है आपने। इस दुनिया में वो चीजें जिनका मास हमने मेजर किया हुआ है वो है मटेरियल पार्टिकल्स, वो है मटेरियल पार्टिकल। पहले चैप्टर में, दूसरे चैप्टर में पढ़ा गया था स्टेट ऑफ मैटर के अंदर। पहले मुझे जवाब देने दे। वो चीजें जिनका मास हमने मेजर किया हुआ है उनमें कौन कौन है? इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इनका मास हमें पता है। जिनका मास हमें पता है उन्हें मटेरियल पार्टिकल कहते हैं। और ऐसी तमाम रेडिएशंस जिनके साथ साथ मटेरियल पार्टिकल्स भी जाते हैं, ठीक है, तो उन्हें रेडिएशंस कहना मुनासिब इसलिए नहीं है क्योंकि उनमें मटेरियल चीजें हैं, और जिनमें मटेरियल चीजें होती हैं उन्हें पार्टिकल के वर्ड से बुलाया जाता है। तो चूंकि अल्फा पार्टिकल के अंदर तो माशाल्लाह प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, जिनका मास हमें पता है, इसलिए मुनासिब है इनके लिए पार्टिकल का वर्ड यूज किया जाए। गैमा रेडिएशन हो सकती है, क्यों? गैमा क्यों रेडिएशन हो सकती हैं? शाबाश, बताएं गैमा क्यों रेडिएशन हो सकती हैं? बताएं बताएं, गैमा क्यों रेडिएशन हो सकती हैं? अभी मैंने आपको यहां पे दिखाया था, ये देखें, बीटा पार्टिकल्स हैं, क्योंकि बीटा किससे मिलकर बनते हैं? इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन का भी मास हमें पता है, तो बीटा भी पार्टिकल्स हैं। गैमा चूंकि सिर्फ एक रेडिएशन का नाम है, उसमें ना इलेक्ट्रॉन है, ना प्रोटॉन है, ना न्यूट्रॉन है, सिर्फ एक रेडिएशन का नाम है, इसलिए गैमा के साथ पार्टिकल का वर्ड नहीं आएगा। गैमा के साथ कौन सा वर्ड आएगा? रेडिएशन का वर्ड आएगा। तो ये बड़ी टेक्निकल बात है, आप इसको लिख लिए, अपनी किसी बुक पे लिख लें। ठीक हो गया जी। सेंट्रल फातिमा कैंपस, क्या क्वेश्चन है आपका? नेक्स्ट फिर हम बीटा शुरू करने वाले हैं अभी जी। ओके, दैट्स ग्रेट। अब शुरू करने लगे जी बीटा। बीटा पार्टिकल्स कब निकलते हैं? बीटा पार्टिकल्स कब निकलते हैं? गौर कीजिएगा जी स्टूडेंट्स। हमारे पास एक एलिमेंट है बिस्मथ। बिस्मथ पेरेंट, जब वो डॉटर में चेंज हुआ तो पोलोनियम बन गया, एटम चेंज हो गया। एटम चेंज हो गया, कैसे पता चला एटम चेंज हो गया? 83 जो कि आईडी नंबर होता है, आइडेंटिटी नंबर होता है, वो 84 में चेंज हो गया। 83 84 में चेंज हो गया, साथ में क्या निकला? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के निकलने को क्या बोलते हैं बेटा? बीटा पार्टिकल्स। सवाल क्या है? शाबाश बेटा, जल्दी से आपकी मैं चेक करना चाहता हूं। 83 से 84 में जाने का मतलब एटॉमिक नंबर का बढ़ जाना। कौन बच्चा बताएगा जब अल्फा पार्टिकल्स पढ़े थे तो एटॉमिक नंबर बढ़ गए थे या कम हो गए थे? शाबाश। कौन बच्चा बताएगा जब अल्फा पार्टिकल पढ़ा था? जी अल सईद एजुकेशन सिस्टम बॉयज, रहीम यार खान, जल्दी बताएं। कम हो गए थे। कम हो गए थे। तो ये पते की बात याद रखो, जब अल्फा पार्टिकल्स निकलते हैं तो एटॉमिक नंबर कम हो जाता है, और जब बीटा पार्टिकल निकलते हैं तो एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है भाई? तरीका भी तो बताएं, लॉजिक भी तो बताएं। तो लॉजिक अभी आपके सामने आ गई, ये देखो, ये हो गया बिस्मथ। शाबाश, को जल्दी जल्दी बच्चा मुझे बताए इसमें प्रोटॉन कितने हैं? 83। ये नजर आ रहा है लिखा हुआ है 83? फुल स्क्रीन पे, फुल स्क्रीन पे नहीं नजर आएगा? ओके, नजर आ रहा है 83।
शाबाश बेटा, न्यूट्रॉन कितने हैं जल्दी जल्दी बताओ। 214 में से 83 माइनस कर दो। 214 में से 83 माइनस कर दो। 214 माइनस 83 131। 131 न्यूट्रॉन है। अब होगा क्या? शाबाश बेटा, ध्यान से बात को समझना है, मैं दोबारा इसको लिख रहा हूं। प्रोटॉन 83, न्यूट्रॉन 130 जमा 1 यानी 131 हो गए टोटल। मैंने खुद एक अलग किया है। अब ये जो न्यूट्रॉन है ना, जिसकी वजह से न्यूक्लियस अनस्टेबल है, इसको निकालना है हमने। शाबाश बेटा, आप में से कौन बच्चा बताएगा? न्यूट्रॉन जब टूटता है, न्यूट्रॉन जब टूटता है, कल बताया था क्या बनता है? शाबाश। प्रोटॉन, साथ में क्या बनता है? इलेक्ट्रॉन, साथ में एक एनर्जी रिलीज होती है न्यूट्रिनो की शक्ल में, उसको बेशक ना ही लिखो, सिर्फ इतना समझो। न्यूट्रॉन के टूटने से क्या बनता है? प्रोटॉन, और क्या बनता है? इलेक्ट्रॉन। अब ये जो प्रोटॉन है ये न्यूक्लियस में ही रहेगा, ये प्रोटॉन न्यूक्लियस में ही रहेगा और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आएगा। जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा वो बीटा पार्टिकल की शक्ल में बाहर निकलेगा। जल्दी बताओ बेटा, प्रोटॉन के अंदर रह जाने से न्यूक्लियस की नई कंपोजिशन क्या बनेगी? प्रोटॉन के अंदर ही रह जाने से न्यूट्रॉन टूटा, प्रोटॉन बना। शाबाश। प्रोटॉन पहले थे 83, क्या अभी भी 83 होंगे? नहीं, प्रोटॉन एंटर हो गया, एक और आ गया, तो प्रोटॉन हो गया 84। प्रोटॉन हो गया 84। शाबाश। न्यूट्रॉन निकल गया, एक न्यूट्रॉन 31 यानी 131 से 130 रह गए। ये जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन था वो टूट गया, उसी से तो प्रोटॉन बना, और साथ में इलेक्ट्रॉन बीटा पार्टिकल की शक्ल में निकले। जो नई न्यूक्लियस की बनावट होगी, शाबाश, पोलोनियम, कितने प्रोटॉन है उसके अंदर? 84। 84 और 130 जमा करो, 214 आता है। 214 एटॉमिक मास। यानी कि पता यह चला कि बीटा डके के अंदर एटॉमिक मास में कोई तब्दीली नहीं आती। हां, एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है, एक दर्जा बढ़ जाता है, जिससे एक्स किस में चेंज हो जाएगा बेटा? वाई में। ए ही रहेगा, जेड में +1 ऐड हो जाएगा, यानी कि एक्स वाई में चेंज हो गया, साथ में बीटा पार्टिकल। मैंने दोनों तरह की रेडियो एक्टिविटी पढ़ा दी आपको, अल्फा भी बीटा भी, दोनों में फर्क भी आपको आ गया। जो सवाल है करो, आपका बायो का लेक्चर स्टार्ट होने वाला है। जेटीएन स्कूल क्या सवाल है? फिर मैं सईद रहीम यार खान बॉय से क्वेश्चन लेता हूँ जी। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी। जब प्रोटॉन एक बड़ा है तो ऊपर एटॉमिक मास के अंदर 215 नहीं हो जाएंगे? नहीं, कैसे? न्यूट्रॉन भी तो कम हुआ है ना एक, ओके। और न्यूट्रॉन टूट के प्रोटॉन बना है ना। समझ रही हैं आप मेरी बात को? चलें, जी। अल सईद एजुकेशन सिस्टम बॉयज, उसके बाद लिटिल स्टार से क्वेश्चन लेता हूं। हाँ जी, अल सईद एजुकेशन, आवाज नहीं आ रही। एक न्यूट्रॉन टूटेगा तो एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन ही बनेगा। हाँ जी, साथ में न्यूट्रिनो, थोड़ी सी एनर्जी निकलती है, कल बताया था। ओके सर। ओके, लिटिल स्टार मॉडल स्कूल शेखुपुरा। सर का हमने ये यूरेनियम को टूटते हुए मुख्तलिफ इक्वेशंस में देखा है, तो ये क्या कोई डिफाइंड रूल होता है कि वो नहीं। कितने अपने अंदर से प्रोटॉन रिलीज करेगा और किस एटम के अंदर टूटेगा? एक नहीं, अगर ये हीलियम फर्दर भी ब्रेक हो सकता है। यूरेनियम जो अभी मैंने आपको दिखाया ना, ये यूरेनियम, इसको यार खोलो जरा, मैं आपका सवाल समझ गया हूँ। सवाल यूरेनियम जो है वो थोरियम में चेंज हुआ है, लेकिन ये आगे फर्दर थोरियम किसी और में भी चेंज हो जाता है। मतलब ये रेडियो एक्टिविटी रुकती नहीं है, ऐसा नहीं है कि यूरेनियम इसमें गया, ये आगे रुक गया। भाई ये भी आगे से डिकम्पोज होगा, वो फर्दर, ये तब तक डिकम्पोजिशन चलती रहती है जब तक ये स्टेबल न्यूक्लियस अचीव नहीं कर लेता। ठीक है, अब इसके पीछे रूल्स एंड रेगुलेशंस अगर होंगे भी तो वो फिजिक्स के अंदर आई थिंक सो उसका ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है। हमने इसको केमिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से समझ लिया है, लेकिन अगेन
अगर इसके पीछे कोई रूल्स एंड रेगुलेशन ऐसे हैं तो वो फिजिक्स के अंदर डिस्कस होंगे, और वो फिजिक्स वाले आप डॉक्टर नईम से बात कीजिएगा इस बारे में, वो आपको इस बारे में बताएंगे। सेकेंडली आपने भी कहा कि कोई एटम जो है वो अल्फा पार्टिकल्स इस कंडीशन में रिलीज करेगा जब वो बहुत ज्यादा हैवी हो जाएगा। हैवी हो जाएगा, हाँ जी। तो इसी तर्ज में बीटा के लिए क्या कंडीशन होगी कि बीटा वो के लिए कंडीशन ये है कि अगर न्यूक्लियस फील करता है, अब ये फील उसको हम इस सेंस में कहते हैं कि अगर उसका मास नॉर्मली 83 से बिलो होते हैं जिनके, यानी ऐसे न्यूक्लियस जिनके मैसेस 83 से बिलो होते हैं, ज्यादातर ये देखा गया है कि वो न्यूक्लियस बीटा डिके करते हैं, और जिनके 83 से अबव हैं वो अल्फा भी करते हैं, बीटा भी करते हैं, गैमा भी करते हैं। लेकिन ये सिंपल एक जनरल परसेप्शन बनाई गई है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। लोअर एलिमेंट भी अल्फा पार्टिकल्स को डिके करते हैं, लेकिन ज्यादातर ये देखा गया है कि बीटा डिके लाइटर न्यूक्लियस के अंदर होती है। दैट मीन्स हम दिस वन विल बी द लास्ट वन। दैट मीन्स हम ऐसा कह सकते हैं कि जो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी है वो हमारे कंट्रोल में है, हाँ, लेकिन जो इसीलिए ना नेचुरल रेडियो एक्टिविटी वो है नहीं है, दैट इज इन कंट्रोल ऑफ नेचर। वही अगला हमारा टॉपिक यही है, मेडिकल टेक्नोलॉजी, मेडिकल इमेजिंग के अंदर हमें यही करना है कि एक आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव आइसोटोप बनाना है अपनी मर्जी का। हमें अल्फा डिके चाहिए, अल्फा निकलवा सकते हैं, उससे बीटा चाहिए, बीटा निकलवा सकते हैं। तो यही इस टॉपिक को पढ़ाने का मतलब है कि आने वाले दिनों में, कल या परसों, जब मेडिकल यूजेस पढ़ने हैं, तो आपने अक्सर सुना होगा कीमोथेरेपी होती है, रेडिएशंस की वजह से इलाज होता है, तो वो हम अपने कंट्रोल में ही एलिमेंट्स को लेके रेडिएशंस को उसमें से रिलीज कराते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बायो का लेक्चर स्टार्ट है और मुझे इजाजत दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।